हेलो हेलो हेलो। चलिए अब देखें ज़रा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। चल ठीक है। आइए और स्टार्ट करें, है ना। किसकी कितने गई है कट ऑफ? 209। बहुत अच्छा है। वाह। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, ठीक है। और आर्किटेक्चर के बेस पे हम देखते हैं, तो आपको कुछ आपके पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट पे आप डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क इस तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट, है ना। हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, इट मींस ये आपका सिंगल कंप्यूटर, ये आपका सिंगल कंप्यूटर और इसके बीच में कनेक्शन फर्स्ट टू लैन, बिल्कुल। ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। जहां हम कहते हैं कि नेटवर्क किस तरह के हो सकते हैं, सर एक नेटवर्क होता है जो हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है सर, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जिसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर यानी कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है और ये आपस में डेटा शेयर करती है, ठीक है। एक नेटवर्क का ये होता है। दूसरा होता है, दूसरा होता है मल्टी टाइप। मल्टी टाइप इट मींस हम कहते हैं कि एक डिवाइस जो है वो काफी डिवाइसों से जुड़ा रहता है ना। यानी कि यहां आपने एक डिवाइस रखी और जैसे आपका इथरनेट होता है, लैन नेटवर्क होता है, सिंपल सा उसी तरह की बात करते हैं हम यहाँ। मल्टी टाइप या इसे मल्टी पॉइंट कह सकते हैं आप, मल्टी पॉइंट। और अगर इसे थोड़ा सा छोटा करके देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। देखिए जैसे कि आपका ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क से आप कोई दूसरा पीसी भी आपने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कोई दूसरा पीसी कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कोई दूसरा पीसी कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर कोई अन्य पीसी आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मल्टी पॉइंट या मल्टी टाइप की मतलब है कि एक आपने पीसी से दूसरे सारे पीसी जोड़ रखे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो डेटा शेयर कर रहा है वो इन सब के साथ डेटा शेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं कि दो दूसरे तरह का नेटवर्क आपका ये होता है। चलिए तीसरे तरह के नेटवर्क में अगर हम आए तो आप बहुत अच्छी तरह भली बात परिचित है इससे। क्लाइंट एंड नेटवर्क, बोले सर ये तो हमको पता है, क्लाइंट एंड नेटवर्क का तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक सर्वर होगा उसके पास बहुत सारे क्लाइंट हो जाएंगे। इट मींस यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटर है कि ऐसी मशीन पड़ी है जो हम कह रहे हैं कि बहुत पावरफुल है सर, है ना। और ये यहाँ से सभी को नेटवर्क, यहाँ से सभी को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ इसके पास काफी अच्छा खासा सर्वर पड़ा है, सारा डेटा इसके पास है। आप क्या कीजिए, आप एक पर्टिकुलर लाइन में आइए और लाइन में आने के बाद इससे जुड़ जाइए, इससे जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जो भी जानकारी इसके पास है, जो भी सर्विस इसके पास है, ये आपको उपलब्ध करवा देगा। यानी कि ये कौन है लोग, सर ये हैं आपके क्लाइंट,
कौन है ये? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्लाइंट। जो नेटवर्क एक्सेस करेंगे वो है क्लाइंट, और जो नेटवर्क देंगे यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसे हम कहेंगे सर्वर। ठीक है, जिसके पास सारी सूचनाएं पड़ी है, ऑथेंटिकेशन पड़ी है, कंट्रोल पड़ा है ना, वो हो गया आपका सर्वर। और बाकी सारे नीचे कौन हो गए? क्लाइंट हो गए। चलिए यहां तक हमको पता है कि नेटवर्क में ये 3 टाइप भी होते हैं। इससे पहले नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें आप टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, और यानी कि बेस्ड हम ज्योग्राफी पर कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन ज्योग्राफी पर है। अब हमने जो देखा है वो आपका बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर पे कि किस तरह का आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर आप ये नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ये बनाना चाहें तो फटाफट बना लीजिए, अगर नहीं बनाया हो तो, और अगर बना लिया हो तो फिर आगे चलते हैं। इसमें अगर इसकी बात करें, ये कौन है? शेयर चैनल है, यानी कि इसके माध्यम से आप सारा डेटा इधर उधर कर रहे हैं, है ना। आपके नेटवर्क के सी के तैयार हैं, शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ना, सी के तैयार। ठीक है, आगे चला। देखिए बहुत बार ये वाला जो आपको मेथड है ना, ये आपको कुछ इस तरह भी देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत बार ये वाला स्ट्रक्चर कुछ आपको इस वे में भी देखने को मिल सकता है। कैसे? अब इंटरनेट पर अगर बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये आपका इंटरनेट है। इतना बुरा होता है क्या सर? बोलो इतना बुरा तो नहीं होता, पर जाल है, क्या करें। ठीक है, और यहां पर आप मान लीजिए कि कोई सर्वर है, जैसे फेसबुक का कोई सर्वर है। ठीक है, ये मान के चलो फेसबुक का कोई सर्वर है। बोले ये क्या है सर? ये भी सर्वर है क्या? ये आपका मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, आप क्या करते हो? अपनी यूजर नेम और पासवर्ड आपने डाले, लॉगिन किया, लॉगिन करते ही ये जाएगा नेट के थ्रू इसके पास। ठीक है, और ये जाएगा नेट के थ्रू इसके पास। इस सर्वर से ये रिक्वेस्ट लेगा, ये आगे यानी कि डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि आपका आईडी और पासवर्ड कहां रखा है। आपका आईडी पासवर्ड वापस रिटर्न करेगा, ये वापस आएगा इसके पास, और यहां से आपका डेटा वापस आपको मिल जाएगा। इट मींस अब आपकी फेसबुक जो है लॉगिन हो चुकी है। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला भी सर्वर, ये वाला भी अगर आपको आर्किटेक्चर देता है तो इट मींस ये क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर टाइप का ही एक तरह का, है ना। ये सर्वर है और जो लोग यूज कर रहे हैं इस सर्विस को वो क्लाइंट हो गए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह का आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चले आगे। चलिए भाई, तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ओएसआई मॉडल पे। नेटवर्क आपका खत्म हो गया, आज हम स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल। काफी अच्छा टॉपिक है। देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओएसआई मॉडल क्यों है, क्या है, और इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, ओएसआई मॉडल वास्तविक तौर पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसका फुल फॉर्म है, और इसकी यूज इसलिए यही कि आप जो नेटवर्किंग करते हो ना, कि सर डेटा जो है यहाँ से यहाँ है, अब डेटा यहाँ से यहाँ है, और यहाँ देखिए अब यहाँ से ये सिग्नल में पास हुआ है। तो यानी कि हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डेटा जो है वो किस तरह जा रहा है, कहाँ से होके जा रहा है, अब किसके पास है, अब किस फॉर्म में, अब किस रूप में, किस तरह से होके जा रहा है, अब कौन एक्सेस कर रहा है, ये डेटा कहाँ, हम कह रहे हैं इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर लेते हैं हम, है ना, कि इसको सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी कहाँ दे रहे हैं हम, कहाँ इसकी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक लेयर में फिक्स कर रखी, पर ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये क्या है? ये ओनली रेफरेंस मोड है। ओएसआई जो है ओनली रेफरेंस मॉडल है, वास्तविक तौर पर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। वास्तविक तौर पर जो इंप्लीमेंटेशन होता है इसी का छोटा भाई है ना, जिसे हम कहते हैं टीसीपी आईपी।
वो वास्तविक तौर पर इंप्लीमेंट होता है कि नेटवर्क में वास्तविक तौर पर किस तरह से नेटवर्क किया जाता है या किस तरह से आपका डेटा परफॉर्म हो रहा है, फ्लो हो रहा है और कहां से कैसे रिसीव हो रहा है, वो टीसीपी आईपी में पढ़ेंगे। हालांकि टीसीपी आईपी क्या है हम आगे देखेंगे, पर अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो टीसीपी आईपी ही यही टीसीपी आईपी और यही ओएसआई मॉडल है ना। मतलब आपका दोनों ही मान के चलिए 90% सेम है, टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल 90% सेम है। हालांकि बाहर हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओएसआई मॉडल की। हमने जाना कि इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसीलिए क्योंकि आप डेटा जो है वो किस तरफ फ्लो हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, इस सब की जानकारी रखने के लिए एक रॉ मटेरियल है जिसमें आप कहते हैं कि ब्लूप्रिंट है ना, कच्चा एक रास्ता है जहां पता कर सकते हैं कि डेटा जो है वो इस फॉर्म में से यूं के इस तरह से जा रहा है। चलिए, एक तो बात हमने यही कही कि इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। दूसरी हम बात करते हैं कि ये आया कब, कौन लेके आया इसको। तो हम कह रहे हैं कि ये आपका 1984 में आईएसओ लेके आया। आईएसओ के बारे में हमने थोड़े दिन पहले फिर से पढ़ा है ना। क्या फुल फॉर्म क्या है आईएसओ की? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज, है ना। स्टैंडर्ड के लिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। ठीक, हम कह रहे हैं कि इसने 1984 में इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये जो आपने बनाया आईएसओ ये ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हमको एक चीज ये पता रखनी है। अच्छा, किसने बनाया? सर सबको पता है, दुनिया को पता है, ये बनाने वाले व्यक्ति अमेरिका ही है। ठीक है, अमेरिका ने इसे बनाया है। ये यहाँ कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, एक तो ये रेफरेंस मॉडल है। दूसरा, इस टाइम पे आईएसओ ने इसे अफिलिएटेड किया है। अगर पूछ ले कब बनाया है तो 1978 में बन चुका था, पर एफिलिएटेड जो है 1984 में किया गया। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, 78 में बना दिया गया था, जबकि एफिलिएटेड जो है 1984 में किया गया। ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो आईएसओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज, देखने से पता चलता है, एक मूलभूत चीज जो यहां देखने को मिलती है, ये कितना 7 लेयर फॉर्म होता है। हम कह रहे हैं कि सर यहां पर जो आप देख रहे हो ना, इसमें 7 लेयर होती है, जो कि आपके सामने लिखी है बिल्कुल, है ना। हम कह रहे हैं 7 लेयर फॉर्म होती है और यहाँ पर हर लेयर का एक नाम है। अब आपको बस इतनी चीज समझनी है कि जिस तरह से लेयर लिखी गई है उसी के अपोजिट नाम है। हम हमेशा नंबरिंग कहां से करते हैं? ऊपर से करते हैं ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर अपोजिशन चल रही है, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1। ठीक है, मूलभूत पहली जो सीढ़ी है वो आपकी फिजिकल आएगी, जिसे हम फिजिकल लेयर के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी डेटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स प्रेजेंटेशन और सेवेंथ आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन है सर ये सारी चीजें, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल में आपको थोड़ा सा ये समझना है कि सबसे पहले जब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हम अभी इससे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम किस ओएसआई मॉडल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली ओएसआई मॉडल कौन सी है? तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो लेयर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। क्यों हो जाती है सर? हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है ये वो सारे कंटेनमेंट कंटेन करता है जो एक यूजर को सर्विसेज चाहिए होती हैं, है ना। बोले किस तरह की सर्विसेज? मैंने कहा देखो, आप वेब ब्राउजर चलाते हो, है ना, उस वेब ब्राउजर में आप कुछ प्रोटोकॉल यूज करते हो। जैसे बेसिक बेसिक अगर बात करें, ज्यादा डीप में ना जाए, तो HTTP और HTTPS ये दो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो। बोले सर हाँ, सर्फिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, और सर्फिंग करने के साथ साथ आप इस पे बहुत सारे रिजल्ट एग्जीक्यूट करते हो। पर वास्तविक तौर पर क्या आपको ये पता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आपको जो दिखता है वो इस फॉर्म में दिखता है? ये आपने कुछ भी लिखा, आपके सामने कुछ भी खुल के आ गया। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वास्तविक तौर पर क्या ये रिजल्ट इसी तरह आते हैं क्या? बोले नहीं, वास्तविक तौर पर इस तरह नहीं आते। तो सर कैसे आते हैं? ये है वास्तविकता इसकी। आपको जो डेटा दिया जाता है, आपको जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, वो ये डेटा है। इस क्रॉम का मतलब क्या है? ये क्रॉम क्यों दिया गया आपको? ये क्रॉम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो डेटा है ये हमारे यूजर के समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम कह रहे हैं क्रॉम तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी कि जो ये डेटा आया है आगे से, इस डेटा को तुम
इस वे में प्रेजेंट करके हमको दिखाओगे ताकि हम समझ सकें। हम कहते हैं ना कि जीयूआई बेस्ड है, यानी कि मतलब क्या, आपका लिखा हुआ क्या है सर, लिखा हुआ तो सारा कैरेक्टर है, सब कुछ रिटर्न में लिखा है, पर हमको ये समझ में नहीं आता सर। अगर मैं इसमें एक चीज ढूंढने जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं कहां पर कौन सी चीज है, और बहुत सारी फाइल इसमें ऐड है जो आपको दिख भी नहीं रही, पर हम कह रहे हैं कि सर हमको इससे क्या लेना है, हमें तो ये दे देगा। तो पहली बात, एप्लीकेशन लेयर पे जब आपका सारी की सारी चीजें आ रही है ना, ये पूरा का पूरा जो डेटा है, इस डेटा को ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर कर रही है। कि आपको जो डेटा दिया जा रहा है ना, जो आपने सर्च किया, उसको ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा। बोले यहाँ सर इतनी सारी चीजें दे रखी, इसको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये काम आपका HTTPS पे हो जाएगा। बोले ठीक है। आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में हमने एक बात कही थी कि आपके पास यूज करने के लिए, या फिर हम कहते हैं कि आपको कंप्यूटर यानी कि मशीन जो समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है, 0 और 1। बिल्कुल सही है कि हम यही सब समझते हैं सर, पर आप तो इंग्लिश भी यूज करते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो सर, हम इसके लिए कोडेड स्कीमा यूज करते हैं। क्या कोडेड स्कीम यूज करते हैं। अब कोडेड स्कीम कौन कौन सी हो सकती है, अभी वर्तमान में कौन कौन सी कोडेड स्कीम आपको देखने को मिलती है, या फिर आपने इनके बारे में सुना हो। क्या करते हो आप लोग, आस्की है, BCD है, आज के समय में, वर्तमान समय में ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोड। क्यों सर, ऐसा क्यों है, देखो सबसे पहले यूज किया जाने वाला कोड था आस्की, ठीक है। हम कहते हैं कि ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था, कि स्टैंडर्ड कोड था, है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही तवज्जो दी गई थी। इंग्लिश को तवज्जो देने का मतलब है कि इसमें जो कोड आपके लिखे गए थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जा सकते थे। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि यहाँ यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर मुझे ट्रांसमिट करना है या डेटा देना है, लेना है, तो मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करना है, क्या है, इंग्लिश। हमने कहा इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ट्रांसमिट हो सकती है, और ये इसको कंपाइल कर देगी यानी कि ट्रांसलेट कर देगी, और ये 0 1 में इसके फॉर्म में आ जाएगी और 0 1 में इसके फॉर्म में आ जाएगी, अगर दोनों ट्रांसमिट होते हैं तो। बोले ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। पर अब यहां पर ये यूनिकोड जब आया तो इसने कहा कि तुम एक काम करो, जमाना आगे बढ़ गया, तुम बहुत पीछे रह रहे हो, जमाना आगे बढ़ गया, तुम बहुत पीछे रह रहे हो, तुम्हारे पास इंग्लिश ही लेके चल रहे हो अभी, और तुम देखो मार्केट में गली गली में हर 17-18 किलोमीटर में इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, तो आप कैसे यूज करोगे। बोले नहीं, इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, पर हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ, हर कंट्री की जो एफिलेटेड है लैंग्वेजेस, जैसे भारत में अगर आप बात करें तो 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जो आपकी एफिलेटेड है। हम कहते हैं कि 22 लैंग्वेज आपकी मान्यता प्राप्त है। तो इसने कहा ठीक है, ये 22 की 22 लैंग्वेज इंडिया की मैं एग्जीक्यूट करने में समर्थ हूँ। वास्तविक प्रमाण यह है कि जब आप गूगल पर ट्रांसलेट करते हैं तो देखिएगा उसमें सारी लैंग्वेज हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, तमिल, केरला, है ना, मलयालम, सारी की सारी है। तो ये इसने यहाँ पर आपके फाइंड आउट कर ली। अब आप सोचिए इंडिया में जब 22 लैंग्वेज है जो इसने फाइंड आउट कर ली, तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 196 या फिर 198 कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, लगभग 1 लाख से ज्यादा लैंग्वेजेस इसमें दे रखी कि भाई आप इसके अंदर कोडेड रखो। इसलिए आज के तौर पर यूनिकोड जो है वास्तविकता में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एक कोड है। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है सर, यहां तक यूनिकोड के बारे में हमको पूरी गणित समझ में आ गई, क्यों हम आज की यूज नहीं कर रहे, क्यों यूनिकोड कर रहे हैं, यहां तक समझ में आता है। वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर चीजों को आपको बदल देने के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, यानी कि हम कह रहे हैं फर्स्ट कि ये क्या काम कर रहा है सर, ये ट्रांसलेट का काम कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसलेट करने का काम आ रहा है। एक और चीज, यूजर के सबसे करीबी लाइन जो लेयर है वो आपकी ये लेयर है ना, आपके लिए मेन यूज करने के लिए। अच्छा, ये जो जितने भी चीजें ये यूज करता है ये एप्लीकेशन के थ्रू यूज करता है। हर चीज आपको जो यूज करनी है, चाहे आपका फोन हो या फिर आपकी एप्लीकेशन में कंप्यूटर हो, हर चीज यूज करने के लिए आप क्या पहले एप्लीकेशन यूज करते हो, है ना। स्कैन करना है,
एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड की, स्कैन की, यानी कि सबसे पहले आपका पाला जो पड़ता है वो इसी से पड़ता है, एप्लीकेशन लेयर से। और हम कह रहे हैं एप्लीकेशन लेयर जो है विदाउट एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते। अब ये एप्लीकेशन कौन कौन सकती है? अरे सर हम तो रोजाना यूज करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्रोम हो गई, आप अपने ही देख लो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। बोला सर बड़ा याद है आपको, सब चलाते हो आप? हाँ हाँ, हम भी चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ये मेजर मेजर एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपको इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहली बात हम ये कहते हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ठीक है सर, यहाँ पर आपने इन चीजों के बारे में बताई, हमको समझ में आ गया। आगे देखो, इसका एक काम है कि ये ट्रांसलेट करके आपको देता है, पहली बात तो ये होगी, ठीक। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये आपको ट्रांसलेट करके चीजें दे रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चीजें यहाँ तक रुक नहीं जाती। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन यूज होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ब्राउजर के लिए। HTTP और HTTPS, देखिए HTTP और HTTPS में आपको वैसे अंतर पता है, और नहीं पता है तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ। HTTP ये आपका पूरा का पूरा कोड है, ठीक है, ये कोई कोड लिखा है, ये पूरा का पूरा कोड है। ये कोड एज इट इज, यानी कि इसी प्रकार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसी तरह आपने ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसी तरह का एक और कोड है, पर यहां पर हम कह रहे हैं कि हर जो कोड है ना, उस कोड को आप रैप करके भेज रहे हो। इट मींस सिक्योर वे में भेज, कि यहां से ये सिक्योर वे में जाएगा और वहां जाके ये एग्जीक्यूट होके अनफोल्डेड होके यहां पर आपको दिख जाएगा जिस वे में आप चाहते हो कि यूजर को मिले। तो हम कह रहे हैं कि अनसिक्योर है, ये सिक्योर वे है। HTTP अनसिक्योर है, जबकि HTTPS लास्ट में वो जो S है वो डिफाइन ही सिक्योर को कर रहा है। हम कह रहे हैं कि लास्ट में जो S है वो S डिफाइन कर रहा है सिक्योर को। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये हुई ना बात, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले ये इस ब्राउजर में ये दो प्रोटोकॉल जो है वो यूज आते हैं। चलिए ठीक है सर, ब्राउजर में तो दो प्रोटोकॉल यूज आ गए, और अब आते हैं फाइल ट्रांसफर पर। देखिए हमारे मैडम जो है बड़े विख्यात हैं कि इनको कोई भी पिक्चर आए ना फर्स्ट पहले इनको देखनी है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि आप कोई बड़ी फाइल है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी है,
हम उस मूवी को डाउनलोड करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, एक तरह से आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो या फिर किसी मूवी को या फिर किसी फाइल को आप अपलोड कर रहे हो, है ना। यानी कि आपने एक मूवी जो है या फिर एक डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट लेके चलिए कि आपका कोई रिज्यूम है, आपसे किसी ने कहा कि एक काम करो तुम, है ना, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करो। तो आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दी और आप क्या खोलते हैं, ईमेल खोलते हैं। ठीक है, ईमेल, चलिए ईमेल रहने दीजिए क्योंकि ईमेल के लिए अलग प्रोटोकॉल है। हम कह रहे हैं कोई आपने फाइल है जो आपने सेंड की, तो यहां पर जैसे जब आप फाइल सेंड करते हैं तो एक प्रोटोकॉल कॉल करता है। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां कह रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है सर, कि यहां से इसके पास आएगा, यूजर के पास, बोले कि मुझे ये जो मूवी है वो चाहिए, मतलब चाहिए, तुम ला के दो। तो बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट पड़ा है ना, उसमें हम एक एड्रेस पास करते हैं जो कि स्टोरेज में पड़े हुए डेटा को, यानी किसी तरह कोई मूवी है वो लाके आपको दे देगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, फाइल स्टोरेज कर रहे हैं, अपने पास फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपको इस फाइल की सुविधा देता है कि एक काम करो, तुम ये वाली फाइल जो है इस यूजर तक पहुंचा दो। और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। इसी तरह एक और सर्विस है इसी की फाइल की, जिसे आप नाम से जानते हैं, बताओ कहां लिखे हैं, ठीक है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी सेम सिमिलर है कि आपका फाइल जो है वो डाउनलोड करने में काम आता है या फिर फाइल जो है वो किसी तरह की फाइल को अपलोड करने में काम आता है। तो हम कह रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, यहां पर आपके दो तरह के प्रोटोकॉल चलते हैं, एक एफटीपी और टीएफटीपी, है ना, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी आप समझिए, बाकी जो भी लिखना करना है मैं सबको आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत, बस एक बार आप आराम से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तीसरी हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर मेल सर्विस। अब जब आप मेल सर्विस की बात करते हैं तो आपको मेल सर्विस भी ये प्रोवाइड करवाता है, जिस मेल सर्विस के अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स आप प्रोवाइडेशन मिलती है आपको। यानी कि हम बात कर रहे हैं सर कि मेल सर्विस के लिए हमको जो प्रोटोकॉल मिलती है, सबसे पहले, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके एक प्रोटोकॉल है जो आपको क्या करता है, मेल को सेंड करने में काम आता है। क्या काम आता है, मेल को जब आप सेंड करते हैं तो आप, मेल सेंडर जो है ये आपका प्रोटोकॉल जो भेजा जाता है। देखिए बहुत सारे यूजर्स को या बहुत सारों को ऐसी गलतफहमी होती है कि आपका जिससे मेल भेजा जा रहा है वही आपको मेल ला के दे देगा। ऐसा हो सकता है क्या, बोले सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो एक व्यक्ति जिस टाइम मेल भेज रहा है उसी टाइम पे अगर किसी और ने मेल भेजा तो कॉलिजन हो जाएगा, तो ना तो अपना जा रहा है ना किसी और का आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि मेल भेजने के लिए तो आप ये यूज करते हैं, पर मेल रिसीव करने के लिए आप, क्या करते हैं, रिसीव मेल के लिए आप पॉप3 यूज करते हैं, ये IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये यूज करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये दो प्रोटोकॉल है जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये आपके इन चीजों के लिए। अच्छा, ये जो पॉप3 है, पॉप3 में आप एक चीज समझिए, क्यों पॉप3 अब यूज नहीं होता, पहले यूज हुआ करता था, और क्यों IMAP जो है वो अब यूज होने लगा है, पहले यूज कम हुआ करता था। देखिए हालांकि पहले तो हम समझ सकते हैं कि इसका उद्भव इतना नहीं था तो होने से रहा। चलिए यहाँ तो हमको समझ आता, पॉप3 क्यों, बोले सर IMAP जो है वो आपकी बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो सपोर्ट करता है, और पॉप3 जो है पहले का प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीज सपोर्ट नहीं करता था। तो नई जनरेशन के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए IMAP जो है वो एक्सेप्ट किया गया। पॉप3 आज भी चलता है पर इतना नहीं चलता। अभी नई टेक्नोलॉजी में आप जाएंगे तो IMAP का आपको ध्यान होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल में यूज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि मेल के लिए कुछ सर्विसेज है जो आपको दिखाई जाती है सर।
इसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे बताओ, बोल सिंपल रहे लिख स्माइल रहे हैं। सिंपल ठीक है ना, स्माइल तो नहीं लिखा। ठीक है, बताओ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि आपके मेल भेजने के लिए काम आता है, तो हम क्या कह रहे हैं, सेंड टू मेल। ध्यान दीजिए एक बार, आप समझिए, बाद में मैं लिखा हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ठीक है सर, यहाँ भी हमको समझ में आया, समझ में तो आ गया सर, पर इसको अब छोटा करो, नहीं तो दिखना नहीं है। ठीक है, ये कुछ सर्विसेज है जो आप यूज करते हैं, कि हाँ मेल के दौरान हम ये कुछ सर्विसेज हैं जो यूज करते हैं सर। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम समझते हैं। देखिए, आई मैक है, आई मैक 4, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल, सॉरी, इंटरनेट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब एक और आता है आपका यहाँ पर कि सर ये सब तो ठीक है, ठीक है, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए आप यूज क्या करते हैं, टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म टेली कम्युनिकेशन, है ना। तो यहाँ सिंपल से बात कर रहे हैं कि टेली कम्युनिकेशन जो है वो सर आप यूज करते हैं, इसकी वजह से आपका काम हो जाता है। तो ये चार मुख्य सर्विसेज हैं इसकी, जो आपके एप्लीकेशन लेयर में काम आती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं सर, एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे जैसे सर, सबसे पहले तो एप्लीकेशन लेयर जो है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका नियरेस्ट है, यानी कि यूजर जो है उसके सबसे पास की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है आपकी, ये एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे नियरेस्ट है। अच्छा, ठीक है, L7 के नाम से भी आप जानते हैं इसे, बहुत बार आता है कि डायरेक्टली आ जाता है L7 कौन सी लेयर है। ठीक है, L7 पर कौन सी लेयर आती है यहाँ पे, तो L7 पर जो लेयर आती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में जान रहे हैं कि सबसे पास में है एप्लीकेशन, जो भी आपके डेटा होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी काम आपको करवाना है वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क हो, किसी भी तरह का काम हो, एप्लीकेशन के थ्रू होगा। और हम कह रहे हैं कि सर ये एप्लीकेशन जो है वो ये एप्लीकेशन हो सकती है जो कि आप यूज करते हैं, जिसमें आप, ये कुछ जनरल एप्लीकेशन है, क्रोम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, और अब कह रहे हैं कि सर यहाँ पर कुछ ब्राउजर आपको दे रखे हैं, यानी कुछ फीचर्स दे रखे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये सर्विसेज एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन लेयर पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें एफ सॉरी, जिसमें HTTP, HTTPS, FTP और TFTP मिलता है। इसके बाद SMTP, POP3, IMAP, और इसके बाद हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की। ये कुछ सर्विसेज है जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। क्या इसमें यहाँ तक कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? चलो अब लिख लें एप्लीकेशन लेयर। हाँ, ये भी लिख लीजिए, आप OSI मॉडल के बारे में भी लिख लीजिए। चलिए OSI मॉडल लिख लेते हैं, पहले आप ये बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बना लो एक बार, इसमें से कुछ मत लिखना, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, पहले आप ये बना लीजिए। आज मैं स्पेशली आपको लिखवाने के लिए अलग से लेके आया हूँ।
लैंग्वेज ऊपर नीचे नहीं होता। बना लिया। OSI model is OSI model is reference model. OSI model is reference model which is show how to communicate data between network and user. OSI model is 7-layer network architecture. OSI में यहां तक आपने लिख लिया, आगे ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब OSI की फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI model was developed by ISO ब्रैकेट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ब्रैकेट क्लोज, in 1984। ये व्यक्ति था जिसने फर्स्ट टाइम OSI मॉडल बनाया था। ठीक है, हाँ मुझे भी नाम सही ढंग से नहीं आया इसलिए मैंने लिख दिया ना, ZIMMERMANN मासा है ना। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने OSI मॉडल बनाया था 1978 में। OSI model define the design of network
design of network architecture. OSI model is set of OSI model is set of protocol that allow any two different system to communicate without requiring changes to the logic requirement changes to the logic of underlying हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह कम्युनिकेट होगा विदाउट एनी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कुछ चेंजेस किए बगैर, है ना. आपको अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस नहीं करना है भाई. ऐसा नहीं है कि आपको यार ये लेयर जो है वो यूज करनी है या फिर ये डेटा इस तरह से ट्रांसमिट करना है तो आपको है ना अलग से पोर्ट लगाना पड़ेगा या अलग से कोई केबल की जरूरत पड़ेगी. जी नहीं, आपकी कुछ सर्विसेज हैं जो आपने इसमें दे रखी है. इन सर्विसेज को आपको एक्सेस करना है किसके? नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और आप अपनी सारी एक्सेस सर्विसेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. बस ये कुछ पॉइंट है, कुछ हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल है, उनको फॉलो करते हुए आप इन पे काम कर सकते हैं. आप अपना सर्विस जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन में. Application layer is the topmost layer of OSI model. Application layer is the topmost layer of OSI model, which is nearest to user. The main objective of this layer is to provide user interface through running application. बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू आपको ये प्रोवाइड करवाता है कि आपकी कोई भी चीज, जो कोई भी सर्विस है वो एक्सेस कर सकते हैं. It provides set of interfaces. It provides set of interfaces with network application. लाइक वही आप लिख सकते हैं कि ब्राउजर हो गए, है ना, और जीमेल हो गया कोई, और आप एफटीपी के कोई भी एक सर्वर यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई फाइल डाउनलोड करना है, ऐसा कोई भी आप लिख सकते हो. जैसे कि हमने सिंपल सा लिखा था, एक क्रोम लिख लिया, है ना, और एक आप लिख लो जीमेल लिख लो. ठीक है, एफटीपी लिख लो, बस काफी है. समझ में आना चाहिए वहां कौन कौन सी चीजें जो है वह यूज कर रहे हैं इन चीजों के बारे में. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये चीज. ठीक, देखिए आप है ना इसमें एक चीज और समझिए कि जब आप एचटीटीपी यूज करते हो
हम बात कर रहे हैं कि सर हम जब HTTP यूज करते हैं, इसके भी कुछ फीचर है। हम कहते हैं कि सर HTTP क्या क्या फीचर हो सकते हैं, तो हम कहते हैं इसके कुछ फीचर हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, HTTP कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आपका फीचर आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन किस चीज का? सर डेटा जो है ना, इसका सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। कैसा? जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो आप डेटा भेज रहे हो, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि फर्ज कीजिए कि यही कोई रिक्वेस्ट है जो आपने भेजी, ठीक है। हमको पता है कि सर ये रिक्वेस्ट आपने भेज दी है, और हम ये भी जानते हैं कि ये रिक्वेस्ट इस तरह तो नहीं गई है, ठीक है। ये कन्वर्ट होते होते किसी फॉर्म में गई है, जो कि हम जान रहे हैं कि वो इस किसी फॉर्म में गई है, ठीक है। यहां पर हमको पता है, पर अब यहां पर वो व्यक्ति है ही नहीं, यहाँ पर वो व्यक्ति है ही नहीं जिससे आपको रिक्वेस्ट जानी है। तो पहली बात तो यही खत्म होगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि सर हाँ, यहाँ पर वो व्यक्ति अवेलेबल है, यहाँ पर वो व्यक्ति अवेलेबल है, पर ये जो डेटा भेज रहा है ना सर, ये डेटा सही ढंग से नहीं भेज रहा। हम कह रहे हैं कि डेटा जो है वो सही ढंग से नहीं आ रहा है, यानी कि टूटा फूटा डेटा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है, बीच में मिसमैच हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि सर जब मिसमैच हो जाता है ना डेटा और सही ढंग का नहीं आता है, तो इस तरह से कुछ सिंबल हमको देखने को मिल जाते हैं। हाँ? आपने देखा होगा बहुत बार कि पुराने मोबाइल में आज कभी अगर आप कभी मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज, आप टेक्स्ट मैसेज जो आपका नया मोबाइल है तो उसमें तो फैसिलिटी है कि आप इमोजी यूज कर सकते हो। तो आपके द्वारा भेजा गया जो इमोजी है, वो जब आप पुराने फोन में भेजते हो तो इसी तरह कुछ मैसेजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जो रियलिटी फॉर्म है वो देखने को नहीं मिलती। तो हम कह रहे हैं कि जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो डेटा भेजा जा रहा है, वो बिखर गया। डेटा उस फॉर्म में ही नहीं है जिस फॉर्म में आपको चाहिए, या फिर आपको जैसा मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइज नहीं है साहब, आपका सिंक्रोनाइजेशन हुआ ही नहीं है, डेटा जो है बीच में ही टूट गया। तो हम कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन मींस टाइम जो होना चाहिए वो टाइम पे आपका डेटा मिल ही नहीं रहा है, और वो डेटा तो मिल ही नहीं रहा है जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन ये रखता है आपका HTTP। दूसरी बात हम करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है, और ना सुना हो तो यहां पर देख लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि सर यहां पर एक डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए HTTP जब दूसरे डिवाइस पर जाता है, यानी कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यहां पर रिक्वेस्ट एस्टेब्लिश कैसे हो रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नेटवर्क एस्टेब्लिश होने के लिए 3 फेजेस जरूर होते हैं। पहला, आप कनेक्शन भेजें और कनेक्शन आपका बन जाए। दूसरा, उस कनेक्शन बनने के बाद जो डेटा आपको ट्रांसफर करना है आप कर दो। बोले ठीक है सर, डेटा ट्रांसफर हो गया। अब जब डेटा ट्रांसफर हो गया तो अब मतलब क्या रहा, यानी कि अब आप कनेक्शन तोड़ दो, डिस्कनेक्ट कर दो। तो यानी कि हम पहली बात कर रहे हैं कि सर पहला तो आप कनेक्शन बनाओ, लास्ट हम करें डिस्कनेक्ट, और इसके बीच में आपका आ गया सर डेटा। ठीक है, सेम यहां पर भी आपका डेटा भेज दिया गया है, और लास्ट में आपका कनेक्शन तोड़ दिया गया है। तो सर इसमें थ्री वे हैंडशेक हुआ का, हम कह रहे बस यही थ्री वे हैंडशेक है, जिसमें फर्स्ट में आपका कनेक्शन स्टेब्लिश करो फर्स्ट, दूसरे में आप डेटा ट्रांसफर कर लो, जो भी आपको चाहिए ले लो, तीसरे में डिस्कनेक्ट कर दो। ये हो गया थ्री वे हैंडशेक। बात खत्म। आपने जो थ्री वे हैंडशेकिंग की है, ये आपका हैंडशेक हो गया, बात खत्म होगी। अब इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको बताना है सर। बोले थ्री वे हैंडशेकिंग, मैंने कहा ये HTTP यूज करती है, चाहे दोनों सर्विसेज यूज करती है, HTTP और HTTPS दोनों यूज करती है, पर जो आपको कनेक्शन बनेगा वो इस तरह से कनेक्शन बनना है, ये हम जानते हैं सर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अभी कहाँ आ रहे हैं हम अभी एप्लीकेशन लेयर पे चल रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी चीज किस तरह हो रही है ये आपको बताई जा रही है कि एप्लीकेशन लेयर पे ये चीजें जो है वो इस तरह से हो रही है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये इस तरह से होंगी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये कनेक्शन जो है वो तो बना हुआ है, पर इसमें भी कनेक्शन के दो टाइप है।
करना मत। इसमें कनेक्शन सर दो टाइप है, एक है परसिस्टेंस, दूसरा है नॉन परसिस्टेंस। क्या मतलब है सर इसका, हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखिए सिंपल सा मतलब ये, एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, सारा डेटा भेज डाला एक ही बार में और उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपका परसिस्टेंस हो गया। दूसरा, आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, डेटा आपने भेजा और डेटा वापस डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि हर एक डेटा भेजने के लिए आपको एक नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो सिक्योर वे हम कहते हैं कि HTTPS जो हमको सिक्योर वे देता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हर डेटा जो आपने भेजा है उसका एक नया कनेक्शन बन रहा है। इट मींस जहां हम बात कर रहे हैं डेटा और डिस्कनेक्ट, डेटा कनेक्शन बना, डेटा आया, वापस रिस्पॉन्स मिला, कनेक्शन खत्म। अब ये जो प्रोसेस है ये मल्टीपल टाइम्स चलती रहेगी। थोड़ा आपका देखिए समझाने के लिए मैं आपका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं कर रहा था यहाँ, है ना। तो हम कह रहे हैं कि हर बार कनेक्शन जो है नया बनेगा, तो सर हमको बनाने की जरूरत है क्या, ये काम हमको करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये आपको बिल्कुल आपको करने की जरूरत ही नहीं है। पर इसमें किस तरह फंक्शन चल रहा है ये ऑटोमेटिक बना रहा है, ये आपको इसमें कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, आपको ये अंदर तक दिख भी नहीं रहा है। हम तो बात कर रहे हैं कि सर ये OSI मॉडल जो है हमको बताता है कि नेटवर्क में कैसे डेटा फ्लक्चुएट होता है, वो हम जान रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि ये डेटा इस तरह जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि डेटा जो है वो इन दो फॉर्म के हिसाब से जाता है, परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस के हिसाब से, हमको ये पता है। बोले ठीक है सर। और अब हम कह रहे हैं कि सर यहां पर एक और चीज हमने देखी है, क्या, यहां पर हमने एक और चीज देखी है कि जब भी हम सर ना नेटवर्क पे जाते हैं, आओ इसी पे चलते हैं। जब भी हम क्रोम पे जाते हैं ना, फेसबुक की आईडी लॉगिन कर दी, फेसबुक की आईडी लॉगिन करने के बाद हम कह रहे हैं कि सर जब भी है ना हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया, उसको सेव कर दिया, सेव करके रख लिया। अब सर मेरे को है ना बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मैं फेसबुक पे गया और यहाँ पर मेरा ऊपर बुक मार्क में ऐड है फेसबुक, मैं जब भी जाता हूँ ना ऊपर क्लिक कर देता हूँ, खुल जाता है। कितना स्मार्ट है सर HTTP, बड़ा मस्त है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है बंद। HTTPS कभी भी किसी भी यूजर का कोई डेटा कंटेन ही नहीं रखता है ना। ये एक तरह से ये आदमी, आप बिल्कुल सही, इसके लिए बिल्कुल सही टर्म है, ये भुलक्कड़ है, इसको कोई लेना देना नहीं सर। तो सर आप बार बार ये चीज एग्जीक्यूट तो कर ले, तो वो कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा ध्यान से सोचिए, आपके फोन में आपके कंप्यूटर में एक चीज होती है, देखते हैं क्लियर कैश, क्लियर कुकी, सारा सब कुछ नया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये क्या, ये बेवकूफ आदमी, ये हमेशा क्या कहता है, अरे यार एक काम कर, तेरे पास ना ये पड़ी होगी तो मुझे फटाफट सेंड कर दे, ताकि मैं इसको आदमी को बेवकूफ बना दूंगा, मुझे पता है सर आपकी सारी चीजें, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जब तक क्लियर कैश क्लियर कुकीज होती है ना आपके फोन में, जो जो पेज आपने एग्जीक्यूट किए वहां से आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है जहां लास्ट टाइम आपने विजिट करके छोड़ दी। और जैसे ही क्लियर कैश क्लियर कुकीज की, आओ वापस लॉग इन करते हैं, है ना। आओ वापस लॉग इन करते हैं, फेसबुक वापस लॉग इन करनी पड़ेगी सर, अब हमारा काम नहीं चलना, जीमेल आईडी वापस लॉग इन करो, अब हमारा काम नहीं चलना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो टर्म है, इस टर्म को
स्टेनलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनलेस। बोले सर ये बुलक्कड़ आदमी है, इसका कुछ होना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एचटीटीपी किसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है स्टेनलेस, इसको याद नहीं रहता, ये याद रख नहीं सकता, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है ना, ये कभी भी अपनी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद बेचारा बिट्स पे काम कर रहा है, इसके पास है ही क्या, अपना तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या, जिस ब्राउजर में जहां यूज किया जाता है, जहां सर्विस लेता है, उसी ब्राउजर के उसी सर्विस में छोटा सा डेटा कंटेन करके रखता है। हम जानते हैं सर कुकीज जो है ना, क्लियर कैश है, कैश की अगर बात करें तो सर बिल्कुल एमबी में होती है, तो है ना, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कितना है, वो तो बिट्स में रखना है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने से एरिया कवर किया और उसने रख लिया। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसको बस आप समझिए, इसको आप ज्यादा डीप में अभी ना जाएं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एचटीटीपी की, और जब हम बात करते हैं एचटीटीपीएस की, और ये दोनों क्या है सर, ये दोनों है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है क्या नहीं, इसे हम आगे और डिस्कस करेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि पोर्ट नंबर क्या क्या चीज होती है जो आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो एचटीटीपी में बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब सर इतना अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा क्या रीजन है क्या? बोला कोई रीजन नहीं है, कंप्यूटर थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि अब अच्छा ये हम बता रहे हैं, ये आप चीजें जान रहे हैं, आपको पता है कि अगर अंदर से ये चीजें ऐसी होती हैं तो आप खुद इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ सर वाकई में इस तरह से कोई चीज होती होगी, जो हमें पता है किस तरह सारी चीजें चल रही है, तब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं उन चीजों के बारे में हमको पता है, पर अगर यही अगर थ्योरी में आप पढ़ते रहे, लिखवा दिया जाए, ऐसे पढ़ते रहे, तो उतना क्लिक नहीं करता। कंप्यूटर इज जस्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हम कह रहे हैं कि इस तरह को इस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो एचटीटीपी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और इस सर्विस को अब लिख लें हम थोड़ा सा, है ना, एचटीटीपी अब लिख लेते हैं ताकि आपके पास ये चीजें हैं बताने के लिए जो याद रखी जा सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट ही आप आ जाइए ब्राउजर सर्विस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में जो अभी लिख रहे हैं एप्लीकेशन, इसी के नीचे चलते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है, ब्राउजर सर्विसेज। ठीक है, और इसमें आप, क्योंकि एक ही है तो आप इसी में सब पार्ट कर लीजिए। कोड में जब आप लिखे तब ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, it provide it provide to user it provide to user synchronized protocol, synchronized protocol, synchronized protocol between client and server, between client and server. It simply means, it simply means client are request for client are request for the particular service server should be server should be fulfill that service with synchronized data, fulfill that service with synchronized data. अब सिंक्रोनाइज डेटा को आप कैसे बनाएंगे एक बार आप देख लीजिए चाहे आपके हिसाब से,
है ना, बीच में यहाँ कोई इंटरनेट है जिसे आप एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डेटाबेस पड़ा है, ठीक, और आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, इसके थ्रू रिक्वेस्ट गई है। यहाँ ये रिक्वेस्ट आप कौन से एक्सेस कर रहे हैं, सर हम HTTP यूज़ कर रहे हैं या फिर HTTPS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है हमको वापस रिटर्न मिलती है, ठीक है। और ये कैसी हो गई सर, ये होनी चाहिए सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए इस तरह की, जिसमें हम कह रहे हैं कि डेटा जो फ्लो है वो बना रहे, जिस वे में डेटा जा रहा है उसी वे में आता रहे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अपलोड करने की स्पीड है वो 10 Mbps हो सकती है ना, 5 Mbps हो सकती है, या इससे ज्यादा या कम हो सकती है, पर हम कह रहे हैं कि वहां से जो रिटर्न मिल रहा है सर वो उतना हाई नहीं मिल रहा है, पर हम बात कर रहे हैं कि मिल तो रहा है सेटिंग से। ऐसा नहीं है कि आप भेजे ही जा रहे हो और वहां से रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, आपने जिस टाइम पे लॉगिन किया है सेम टाइम पे ही आपको लॉगिन एक्सेस हो गया, इट मीन सिंक्रोनाइज वे में, वो अटक नहीं रहा बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखते हैं हम कम्युनिकेशन टाइप। कम्युनिकेशन टाइप ये आपके दो तरह के हैं, नॉन परसिस्टेंस, ठीक है। और परसिस्टेंस में आप सिंपल सा लिख लीजिए, ओनली वन टाइम रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, ओनली वन टाइम रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, only one time required to connect, then send data with one flow, then send data with one flow, and disconnect the connection, and disconnect the connection। ठीक है, नॉन परसिस्टेंस में हम लिख सकते हैं इतना सा सिंपल सा, create new connection, create new connection every time for every data, for every data, for every data, हर डेटा के लिए आपको हर बार नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेललेसनेस, लेस, अरे यार
स्टेटलेस। अब इसके अंदर लिखिए आप अपने हिसाब से क्या लिखना है। अरे रुको रुको, इतना बोल दिया नहीं, इसमें जस्ट आप लिखिए कि it does not contain any kind of it does not contain any kind of it does not contain any kind of data to remember the user for their service it just get help it just get help it just get help to इसकी हेल्प लेता है कैश एंड कुकीज कैश एंड कुकीज टू रिमेंबर द यूजर, है ना, टू रिमेंबर द यूजर को ध्यान रखने के लिए इस क्लियर कैश क्लियर कुकीज मत करना, है ना, नहीं तो खत्म हो जाएगा डेटा। देखा आप लोगों ने कि जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या फिर फेसबुक इंस्टॉल करते हो, है ना, मैं इनकी तो बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो देखते नहीं आप, यूट्यूब पर बली रखा है पर देखेगा कौन, है ना, आप तो देखते नहीं। पर आप व्हाट्सएप फेसबुक ये सब जो इंस्टॉल करते हैं, इवन दोस्त किसी तरह के कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन साइज ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा सर, 80 MB की होगी, मोस्ट प्रोबेबली 50 MB, या कभी कभी तो सर 23-25 MB में हो जाता है हमारा काम। यूज कर रहे हैं, कभी देखा ही नहीं उसको वापस, एक साल बाद आओ देखे जरा ऐप में क्या क्या चल रहा है। व्हाट्सएप कवर 1.5 GB डेटा, बताओ इतना डेटा पड़ा हुआ, हाँ इससे ज्यादा ही होगा पर कम नहीं हुआ, इतना डेटा कंटेंट करके रखा हो उसने। अरे यार आपकी एप्लीकेशन तो 80 MB की है, 50 MB की है, 23-25 MB की है, बाकी डेटा क्या कर रहा है आपका? बोले सर बाकी डेटा में आप याद करो क्या क्या रखा आपने, इमेज रखे हैं आपने, वीडियो रखे हैं सर आपने, डॉक्यूमेंट रखे हैं आपने, ठीक है, और अगर इन सब से भी थोड़ी जी का जंजाल बच जाए, डेटाबेस रखा है आपका भाई, इतना स्टोरेज डेटा, लास्ट टाइम जो मैंने रिस्टोर करके रखा था डेटा अपने सर्वर पर या फिर अपने डिवाइस के अंदर, वो ये था, और इसमें भी अगर कुछ रह जाए, हालांकि ये पोर्शन आपको कभी भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये पोर्शन कभी भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये इतना देखने को मिल जाएगा, है ना, मैं कह रहा हूं इतना देखने को मिल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं आपकी यूजेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना, आप कितना किस हिसाब से यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा आपने बीच बीच में कभी क्लियर किया है नहीं किया उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इकट्ठे हो रहा है, हाँ एक साल से इकट्ठे हो रहा है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आप रुकिए 2 साल के अंदर आपको फोन नया चेंज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे इस तरह से डेटा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, अब देखना आने वाला। अच्छा आप लोगों को एक जानकारी है क्या, जयपुर में आपका गवर्नमेंट का खुद का डेटाबेस पूरा का पूरा सर्वर जो है बनके तैयार हो चुका है। ये आपके करंट के फेज से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कहाँ गवर्नमेंट का खुद का डेटाबेस सर्वर स्थापित किया गया है। यानी कि हमने, ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है, एक अचीवमेंट की बात है कि पूरे इंडिया में फर्स्ट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है जिसने किसी और कंपनी से डेटा शेयर करने के बजाय जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी होगी, जितने भी गवर्नमेंट के सर्वर हैं या फिर जहां से डेटा आ सकता है, वो खुद मेंटेन करने का निश्चय किया उन्होंने। जयपुर में है उसका सर्वर और उसने खुद मेंटेन करने का निश्चय किया है कि हम खुद बनाएंगे, हम खुद जो जितना भी डेटा आएगा हम खुद मेंटेन करेंगे। इवन उसने इतना तक प्रपोज कर दिया कि किसी और को, यानी किसी अदर स्टेट को भी चाहिए कि वो हमारा डेटा रिट्राइव करना चाहे या अपना डेटा रखना चाहे, तो भी हम प्रपोज करते हैं कि आप आना, हम रख लेंगे। और ऐसा नहीं कि ये बनेगा, बन चुका है और शायद हो सकता है कि अगस्त में इसका उद्घाटन भी हो जाए, है ना, बन चुका है, बड़ा अच्छा खासा बना है। मैं भी
इमेज पे ही देख रहा था, मैं भी गया तो नहीं, इमेज पे देख रहा था, बड़ा अच्छा बना, एकदम ऐसा लगता है कि किसी प्राइवेट कंपनी के डेटाबेस सर्वर पे आ गए हो और बड़ा अच्छे से मेंटेन कर रखा है। अच्छी बात यह है हमारे लिए कि ये जो डेटा डेटा गेम है ना, आने वाले फ्यूचर में ये एक बिजनेस बने। आज जाके आपको दिया जा रहा है कि एक प्लॉट खरीद लेते हैं यार, बड़ा मस्त अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फ्यूचर में काम आएगा। ये वैसा एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जहां आपसे कहा जाएगा कि यार एक काम कीजिए सर, आप है ना इतने जीबी का डेटाबेस सर्वर जो है आप अपने खोल लीजिए, हमको जो भी डेटा चाहिए होगा आपके यहाँ रखेंगे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, आपको जो भी डेटा चाहिए आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ रखिएगा, पर आपकी जिम्मेदारी होगी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की। बोले ठीक है हम देंगे सिक्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक टाइम पे आने वाले टाइम में बिजनेस हो जाएगा। आज अब देखो ना कि आपको जियो देता है, शुरू में जियो ने कितना फ्री दिया है ना, फ्री ले लो फ्री ले लो फ्री ले लो, मतलब बड़ा अच्छे से लोगों ने यूज किया है। मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करूं, मैंने 2 साल तक फ्री बड़ा अच्छे से यूज किया। तो बाद में उसने क्या किया, उसने माइंड गेम खेला, उसने क्या किया, सस्ते रिचार्ज देने स्टार्ट किए। पिछले 3 महीने में आपने देखी होंगी दर जो है 100 से लेकर 150 रुपए तक बढ़ चुकी है उसकी, और उसने बढ़ाई है। अब आप और हम इतने आदी हो चुके हैं उसका, उस नेट का, कि हम उसको स्विच नहीं कर सकते। हमको आज भी वो सस्ता लग रहा है, क्योंकि हमने तो वो दिन देखे हुए हैं जो 350 रुपए में 1 GB देता था, तो हमको वो आज भी सस्ता लग रहा है। पर इसी तरह ये जो मार्केट है आपको आदी बनाता जाएगा, इंडिविजुअल बनाता जाएगा। हालांकि अगर आपके अच्छे खासे दोस्त रहे हैं, जो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर आपके अच्छे खासे दोस्त रहे हैं जो आपको सिगरेट पीना सिखाते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो क्या करेंगे 4-5 दिन तो आपको अच्छे से पिलाएंगे सिखाएंगे, फिर क्या करेंगे कि जब आपकी लत लग जाएगी अच्छी से, फिर आपको कहेंगे अब तू पिला, फिर वो कहेंगे अब तू पिला। हालांकि मैं इस चीज का कोई प्रमोशन नहीं करता, मैं फिर कहता हूँ ऐसी अच्छी बात नहीं, पर हम कहते हैं कि आदत जो है वो इसी तरह बनती है, धीरे धीरे आदत इसी तरह बनाई जाती है, और वो आदत जब बन जाती है तब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है कि आओ अब तुम्हें लेते हैं पास में, ठीक है आओ चलो फिर से चलते हैं हमारी चीजों पे, ये तो आदत बनती रहेगी। यहां तक आ चुके हैं, पोर्ट वगैरह लिख लिया हमने, और नहीं लिखे तो पोर्ट लिखिए, पोर्ट नंबर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इन्हीं पर सारी कार्रवाई होनी है। ये एड्रेस है एक तरह के, पोर्ट नंबर मीन्स पोर्ट एड्रेस की बात हो रही है। हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की एड्रेसिंग होती है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये एरर टाइप्स होती हैं, जिसमें 404 होती है, 504 आती है, 101 आती है ना। वो वहां पर सर्वर पर ये एरर डिटेक्टर डाल रखी होती है, पोर्ट में उससे नहीं, उसमें एरर डिटेक्टिंग करके एक फोल्डर डाल रखा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये एरर कब देनी है आपको, ये वाली एरर कब देनी है आपको, है ना। जब कभी जो आप डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं वो डेटा जब सर्वर पर नहीं होता है, और हम कह रहे हैं कि वो डेटा फिर भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, पहले था अब नहीं है, तो 404 दे देता आपको। हम कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं है वहां पे, तो क्या कर रहे हैं, तो एक काम करो तुम इसको ना यूजर को 404 डेटा नॉट फाउंड करके एक एरर डाल। इस तरह बहुत सारी एरर होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि एक सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है चलिए, तो अब यहां से कहाँ गए ये, ठीक है ये हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक काम कीजिए, फाइल लिखिए, रुकिए, मेल लिखिए पहले, मेल वाला थोड़ा मामला अच्छा है, पॉप3 और IMAP। अच्छा पॉप3 और IMAP में सिंपल सा फर्क मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। जो पॉप3 अब यूज करते हैं, क्यों ये पहले की टेक्नोलॉजी थी और अभी की टेक्नोलॉजी, ये IMAP जो है वो अभी की टेक्नोलॉजी क्यों है, क्या फर्क है दोनों में। आपने देखा होगा कि पहले कुछ सालों पहले जब आप यूज करते थे ईमेल, तो आपको किसी भी फाइल को देखने के लिए पहले ईमेल डाउनलोड करना पड़ता था, है ना। तो हम कह रहे हैं कि पॉप3 जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो पहले ईमेल आपको डाउनलोड करवाती है, और जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो उस सर्वर से वो जो डेटा है वो हट जाता है। हाँ ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर वास्तविकता यही है कि जब आप इस सर्वर पे जो आपका डेटा रखा है, कौन सा ये मेल सर्वर है आपका,
ठीक है। इस मेल सर्वर पे जो आपने डेटा रखा है वो आप जब आप POP3 यूज करते हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यूज करते हो, तो ये डेटा यहां से, ये कोई डेटा है जो आपको यहां चाहिए, ये डेटा जब यहां आ जाएगा तो सबसे पहले यूजर का ये प्रोटोकॉल आपसे कहेगा पहले इसे आप डाउनलोड करो। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे अपने स्टोर में तो यहां से ये डेटा हट जाएगा। ठीक है, अब डेटा होने के बाद हमारे पास यहां डाउनलोड हो गया, फिर आप देखो जो देखना है। अब आते हैं IMAP में। IMAP में ये कहता है कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो आपका डेटा यहाँ रखा है ना, इसको हम आपको परमिशन देते हैं कि ऑनलाइन पे ही विदाउट डाउनलोड सर्वरिंग किए हुए आप इस डेटा को देख सकते हो, डाउनलोड किए बगैर ये जो डेटा है आप क्या कर सकते हो, इसे देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा आज आप देखो ना, सिंपल सा अगर आपको किसी ने PDF भेजी है तो आपके साथ अटैच होती है PDF, आप क्या करते हो, सिंपल सा आज के ऑप्शन है कि आप उसको टैप करो, पहले वो आपको दिख जाएगी, है ना, आप देख लो कि हाँ किस तरह की PDF है, मेरे काम की है या नहीं, हाँ काम की है, तब आप उसे डाउनलोड कीजिए। तो ये फैसिलिटी कौन दे रहा है, IMAP दे रहा है आपको। ठीक है, ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि ऑनलाइन ही देख लो फिर डाउनलोड करो। अच्छी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन देख रहे हो तो क्या सर हम इसी को देख सकते हैं, बोले नहीं, यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि फोन में आप देख रहे हो, टैब में देख रहे हो और लैपटॉप पे भी देख रहे हो, जीमेल आप कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो, और आप कह रहे हो कि इसी डेटा को आप तीनों जगह देख रहे हो, तीनों जगह देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सर IMAP हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ही चीज को जब मल्टीपल जगह देख सकते हो विदाउट डाउनलोड किए, फैच हो रहा है डेटा आप देखते रहिए। बस ये इतनी सी बात है जो कि POP3 और IMAP में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसमें लिख लें आप थोड़ा। POP3, it is old version protocol, it is old version protocol which is used to firstly download mail. It is old version protocol which is used to firstly download mail from mail server and then user can access data. It is not provide the facility of online mail access ठीक है, नहीं प्रोवाइड कर रहा था आपको कि भैया नहीं जरूरत है हमको, आपकी किस तरह की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमें। when user download the mail from mail server, that data would be removed. ठीक है, डेटा हट गया वहां से, आपने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, हमको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर एक बार डेटा वहां से हट गया यानी कि अब कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि डेटा है ही नहीं वहां, एक्सेस करके करेगा क्या, कुछ तो है नहीं वहां, होता तो हम कुछ एक्सेस कर लेते। बोले ठीक है सर, आओ IMAP लिख लेते हैं, IMAP
POP3 में अभी तक फुल फॉर्म नहीं लिखी ना, बस हम बात ही किया, जरा लिख नहीं रहे। हाँ लिख लीजिएगा ऊपर के कोष्टक करके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मैं तो कहोगे सर पूरा तो लिखवा दिया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नहीं लिखवाया आपने, इतनी छोटी सी तो बात थी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आइए IMAP में लिख लेते हैं सबसे पहले, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे ना एक बड़ा भारी मसला है। एक तो ये लिखा हुआ आएगा, बताओ कितना आलसी व्यक्ति हूं मैं लिख भी नहीं रहा हूं। एक ये लिखा हुआ है, ये वैसा ही है जैसा इंटरनेट और एक्सेस में फर्क था लास्ट में। कल आपका एग्जाम हुआ, लास्ट में कोई ऑप्शन था जहां बस इंटरफेस में फर्क था, बिल्कुल वैसे ही पूरी की पूरी एक नजर में देखने में लगता है कि यहां से लेके यहां तक सब सेम है। और हमारा माइंड भी ऐसा ही कि जो एक बार आपने देखा वो पूरी लाइन नहीं पढ़ता, तो वो पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ेगा ही नहीं, वो बीच में देख लेगा हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, करो राइट। पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मैसेज लिखा है और कहाँ मेल लिखा है। ये गलती अक्सर हो जाया करती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख लें इसमें थोड़ा सा। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ, इट इज एडवांस वर्जन ऑफ, it is advanced version of mail access protocol, mail access protocol। it does not require, it does not require to download mail, to download mail and then see, it provides the facility of it provides the facility of online mail access, online mail access। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। many user can access the mail, many user can access the mail with many devices, with many devices with help of, with help of IMAP, because 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 from mail server, from mail server data does not remove, data does not remove। देखो बड़ी रामायण लिखी गई है, इसमें से पॉइंट चुनिएगा,
है ना, क्योंकि मैंने लिखा है उस फैसिलिटेट के अकॉर्डिंग, जब आप इस नोट्स को कभी भी देखें तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। इसमें शॉर्ट्स नोट्स बनते हैं, कैसे बनाने हैं वो आप लोग देखें, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनते हैं। अभी जैसे मैंने इतना एलोब्रेशन में लिखवाया है आपको स्टेटलेस, ठीक है। अब स्टेटलेस के अंदर भी आपने बहुत कुछ लिखा है, तो अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है स्टेटलेस क्या है, तो बस उस टर्म को देखते आपको समझ में आता है कि स्टेटलेस क्या है ना। हम कह रहे हैं परसिस्टेंस है, नॉन परसिस्टेंस है, तो अगर टर्म आपको अच्छे से पता है तो बाद में दिक्कत ही नहीं। टॉप 3 लिख लिया। और अच्छा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। This protocol is used to, this protocol is used for, है ना, 2 नहीं आएगा, 4। This protocol is used for to send the mail, to send the mail to server। देखो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्यों समझना है? क्योंकि अभी तक ये जो SMTP है ना, ये आपको ओनली सर्विस प्रोवाइड करता है टेक्स्ट को सेंड करने की। अगर आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि सिर्फ टेक्स्ट को सेंड करने के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो SMTP। इसके आगे लिख ही लो SMTP, बस ये इतना सा लिखिएगा ताकि समझ में आए। SMTP ओनली टेक्स्ट डेटा कैन सेंड। साउंड भेजते हो, वॉइस भेजते हो, फाइल भेजते हो डॉक्यूमेंट टाइप की, अटैच करते हो आप लोग, अगर ये प्रोटोकॉल इसके साथ काम ना करे तो आप इसे नहीं भेज सकते। सिंपल सा मेल भेजना है, SMTP काम आएगा। पर अगर किसी तरह का ऑडियो वीडियो इमेजेस या किसी तरह की कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है या किसी तरह की कोई भी फाइल है, अगर आपको उसको भेजना है तो ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया मेल एक्सटेंशन, है ना। मल्टीमीडिया मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है यहाँ पर। अच्छा एक चीज आप और देखिए, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा अभी सर्विस किस किस तरह आपकी यूज होती है वो देखिए। आपके पास कोई एड्रेस है जो जीमेल का है ना, मेरा एड्रेस है वो तो जीमेल का है साहब, पर मुझे जिस किसी यूजर को भेजना है उसका एक्सटेंशन जो है वो याहू है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सर्वर अलग अलग है सर, क्या करेंगे, यहाँ से डेटा जो है वो कैसे जाएगा, क्योंकि सेम मेल पे होता तो चला जाता, अनदर मेल पे कैसे जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पर ये जो सर्विसेज हैं आप क्या करते हैं सर, हमने ना पहले
एसएमटीपी के थ्रू एक फाइल भेजी है, जो टेक्स्ट फाइल है, बिल्कुल हम जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल है, ठीक है सर, यहाँ पर आपने भेज दी, ये एसएमटीपी के थ्रू रिक्वायर हो गई। इसके बीच में ये एक्सेसिबल होते हैं। हम कह रहे हैं कि डेटा जो आपका मेन, हम कह रहे हैं कि सर ये सर्विस यूज कहाँ आ रही है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कहाँ है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट यहाँ है। जब आप कहते हो कि डिफरेंट सर्वर पे डिफरेंट मेल जा रही है, तो आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट यहाँ दिखती है। अब यहाँ से एसएमटीपी सर्वर जो है लेकर जा रहा है, और यहाँ पर कौन लेके आ रहा है, बिल्कुल POP3 कह दीजिए या IMAP, जो यूज आता है वहां पर वो यूज आ रहा है, ठीक है, ये सर्वर आपके यूज आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क चाहे हो, चाहे डिफरेंट सर्वर ही हो ना, उसका कोई लेना देना नहीं है ना, ये सर्विसेज जो है वो सबके साथ पास होती रहेंगी और सबसे डेटा लेती रहेंगी, आगे बढ़ाती रहेंगी, और सबसे डेटा एक्सेप्ट होता रहेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नेटवर्क सर्वर चाहे एक हो चाहे अनेक हो, आपकी चीजें एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। ये बनाना चाहे तो बना लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ये जस्ट आप समझ सकें तो ठीक है। ना लिखो कोई बात नहीं, डेटाग्राम डायग्राम बना लीजिए करें, ताकि कि डायग्राम देख के समझ में आ जाए, हाँ यहाँ पर ये चीजें हो रही। क्या है ये पोर्ट नंबर है ना, आपका एसएफटीपी का पोर्ट नंबर है 25, जबकि POP3 का 110, वहीं IMAP की अगर बात करें तो आपका 143 पोर्ट नंबर है। देखिए पोर्ट नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको अभी शायद लगे कि यार पोर्ट नंबर क्या है यार, कैसा नंबर है, पर वास्तविक तौर पर पोर्ट नंबर बहुत ही आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कई दफा डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस नंबर का, इस पोर्ट का क्या नंबर, सीधे क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, चलिए, तो आज की सभा यही समाप्त होती है, आगे का मूल्यांकन उल्लेख हम कल देखेंगे। मोर्नो नैन्सी द्वारा कल किया जाएगा इसका उद्घाटन, ठीक है।